लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में आपको बोला जाएगा टू प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपको प्रूव करना है दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डायग्राम। अगर अपन ने डायग्राम समझ लिया और डायग्राम हम सही तरीके से बनाना सीख गए, उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री है जिसमें आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो। तो पहले एक रेफरेंस लाइन बना लीजिए। तो ये आपका रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लो। उसका नाम है एक्स वाई। आपका रेफरेंस लाइन एक्स। अब देखिए आपको क्या करना है, एक आप बना लीजिए एक नॉर्मल, यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, दिस इज योर नॉर्मल। तो ये पहला नॉर्मल है, इसके लिए n1 लिखा। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, आपको एक वेव लेके आनी यहां से ऐसे। नाउ प्लीज रिमेंबर, ये जो एंगल आप लेते हो इधर से 30 डिग्रीज या 35 डिग्रीज का एंगल लेना। अगर आपने यहां से ऐसा सेंटर पे लाइन बना दिया तो जो लाइन इधर वापस जाएगा वो ओवरलैपिंग लाइंस हो जाएगा, हमको दो ट्राइंगल्स लोकेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज रिमेंबर, यहां से जब आप लोगे जस्ट मेक श्योर कि योर एंगल इज 30 डिग्रीज या मैक्स टू मैक्स 35 डिग्रीज। 30 या 35 रख के कुछ तो भी एक एंगल ले लो। तो सपोजिंग ये हमने लिया, अब देखिए तो यहां से आप ड्रॉ करेंगे, ऐसा भी चलेगा, इधर से 35 लोगे तो भी चलेगा, आप यहां से 35 डिग्रीज लोगे तो भी चलेगा। बॉटम लाइन इज दैट दिस लाइन शुड नॉट बी एट 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज छोड़ के अगर आप यहां से 35 लेना चाहते हो तो भी चलेगा, या तो ऊपर से 35 लीजिए या इधर से 35 लीजिए, एनीथिंग विल डू एक्सेप्ट द लाइन एट 45 डिग्रीज, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो अभी आप देख लो, आपको ऐसा बनाने का है, आपको ऐसा बनाने का है, दैट इज एंटायरली योर कॉल। तो ये आपका एक वेव फ्रंट है जो यहां से चला चला आ रहा है। तो अभी आप ये दो लाइंस बना लिया, इसके अंदर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, मतलब ये आपका एक वेव फ्रंट है ए बी। तो ये दूर से चला आ रहा है, इसके लिए मेरे को प्लेन दिखाई दे रहा है, तो दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लीज ध्यान से देखिए, ये ए बी चलते चले आ रहा है, नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इधर पहुंच गया। मतलब जब ए ने सरफेस को टक्कर मारा उस टाइम पे बी किधर है, उस टाइम पे बी यहां पर है। इसको हमने नाम दिया ए डैश, इसको हमने नाम दिया बी डैश। तो हमारे पास में भाई क्या है, अभी तक एक प्लेन वेव फ्रंट था ए बी, ये ए बी चलते चले आया, ए बी इधर पहुंचा, ए ने टक्कर मार दिया है, तो ए ने सरफेस को टक्कर मार दिया एट ए डैश, बी हैज रीच्ड दिस पॉइंट बी डैश। अब बी डैश आगे बढ़ेगा, कहां पहुंचेगा,
इट विल रीच दिस पॉइंट, उसको हम मार्क करेंगे सी। अब ध्यान दीजिए, जब ए ने ए डैश पे टक्कर मार दिया, बी डैश इधर ही है, तो बी डैश जब तक सी तक पहुंचेगा ए डैश उधर खड़ा थोड़ी रहेगा। What will A dash do after striking? It will also get reflected back. तो ये आपका रेड में जो हमने ड्रॉ किया, ये आपका इनकमिंग था। अभी हम आउटगोइंग ड्रॉ करेंगे। नाउ वंस अगेन, ये एंगल जितना भी है सेम एंगल लेने का इधर। ये आपका वापस जाने वाला वेव तैयार हो रहा है। तो ये आपका इनकमिंग, बी से सी इधर गया, तब तक ये इधर आ जाएगा ए डैश सी। अंडरस्टैंड, ये देखो ए डैश इधर है, बी डैश इधर है, बी डैश इज कमिंग टू सी, तब तक ये इधर जा रहा है और ये जाने के लिए अभी तैयार हो गया। तो जितना डिस्टेंस बी डैश से सी तक मिलेगा, ये मार्किंग करके ए डैश पे रख लेगा, इधर कट मार देगा। प्लीज मार्क दिस पॉइंट एज डी, और ये आपका जाता हुआ वेव है, जॉइन दिस सी डी। तो व्हाट इज ए बी? AB is my incident wave front. What is AB? AB is my incident wave front. And what is CD? CD is my reflected wave front. एक दूसरा नॉर्मल का जरूरत पड़ेगा अपने को, तो ये नॉर्मल आप बनाएंगे। नॉर्मल अच्छा बताइए, डायग्राम समझ में आया क्या आपको? हाँ सर। ओके, डायग्राम क्लियर है भाई सबको? तो फिर सर और एक बार डायग्राम एक बार करा दीजिए ना वापस एक बार। हाँ तो भैया ध्यान दो, फिर वापस इतना अच्छा मैं बार बार नहीं बना पाऊंगा। नहीं सर, आप एक्सप्लेन कर दो तो भी चलेगा, आप ड्रॉ नहीं करोगे तो वो एक्सप्लेन आता नहीं है, बिना बना के वो होता नहीं है। चल ध्यान दे, कोई बात नहीं, ध्यान दे बस अभी अच्छे से। सर हाँ भाई, सर वो AB जो है वो सिंगल वेव ऑफ लाइट है ना, रे ऑफ लाइट? ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है। वो दूर स्फेरिकल हाँ। होगा, पर अभी फिलहाल हम लोग के लिए हाँ। वेव फ्रंट किया था ना अपने, हाँ अपने को चपटा दिखेगा वो। हाँ, N1 अभी देखो यहां से आपका एक वेव फ्रंट आएगा, दिस इज AB, AB नीचे आ रहा है, ये इधर पहुंचा A डैश। जब A डैश पे पहुंचा तभी B किधर पहुंचा है, देखो ये आपके वेव को आगे लेके आओ। So B has reached B dash. So when A is reaching A dash, B has reached B dash. तो B dash को सरफेस पे पहुंचने के लिए, B dash से C तक पहुंचने के लिए उसको कुछ टाइम लगेगा, बट उतने टाइम तक A dash अपनी जगह पर नहीं रहेगा। It will come, it will strike, and now this wave will get reflected back. तो A dash ने अपना वापस जाने का प्रोग्राम चालू कर दिया। So your A dash is going back now. तो जितना टाइम में B dash C तक पहुंचा है, उतना टाइम में A dash किधर पहुंचा? तो ये देखो, ये आप डिस्टेंस ले लो कंपास पे, मेक एन आर्क ओवर हियर, तो इतना पॉइंट पे पहुंचा है वो, दिस इज योर D, जॉइन दिस D, एंड देन C के इधर एक नॉर्मल बना दीजिए N2।
तो ए बी पहुंचा, ए डैश बी डैश से सी, उतनी देर में ए डैश से डी। ये डी पॉइंट कैसे बनेगा? ए डैश डी इज इक्वल टू बी डैश सी। वाई? स्पीड दोनों मीडियम में सेम है, बोथ आर इन द सेम मीडियम, स्पीड इज द सेम। तो जितना टाइम इधर से इधर लगा, सेम टाइम में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज ct इज इक्वल टू ct। लाइट का स्पीड इधर और इधर सेम है, टाइम टेकन इज द सेम, and therefore a dash d is equal to b dash c. This is about the distance traveled. तो ये था अपना डायग्राम। Now let us come to the geometry of the figure and let us understand the geometry. Proof क्या करना है अपने को, वो देखिए। So we have to prove that angle I is equal to angle R. ये हमको प्रूव करना है। Okay, now please look here and try to answer the questions. How much is this angle? बोलो भाई। 90। ये 90 है, बहुत बढ़िया। अच्छा इधर देखो, ये कितना है? 90 नहीं ये भी 90। ये देखो इधर 90 बना हुआ है, तो ये भी 90। 90। समझने की बात है, समझो इसको अच्छे से समझो। How much is this angle? इसको क्या बोलते हैं? ये 35 वाला इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस हो गया। वो 35 तेरे को मालूम है और मेरे को मालूम है, एग्जामिनर को नहीं मालूम है, वो अपना ट्रिक है। तो 35 बोल के, हाँ ऐसा उधर 35 नहीं लिख देगा। दिस इज एंगल आई। So how much is this? Can you tell me? 90 माइनस बहुत बढ़िया, ये हो गया 90 35। 90 माइनस 35। अब देख, अरे यार ये 35 पे अटका है। अब इधर देखो, सॉरी 90 minus I, how much is this? दिस इज 90 प्लस 35, तो अरे this is I। हाँ वो आए, हाँ बराबर। भाई सबके समझ में आ गया क्या ये? क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि तुमको फिजिक्स नहीं आता है, तुम्हारा 9वीं का ज्योमेट्री क्लियर नहीं है बाबू। तो इसका मतलब एंगल बी डैश ए डैश सी, दिस इज इक्वल टू एंगल आई। ये हमने प्रूव कर लिया इधर। ये आपको समझ में आना चाहिए, आप उसको रटते हो, इसके लिए आपको तकलीफ होती है ये आंसर में। ये आंसर बहुत इजी आंसर है। अच्छा, अब सेम चीज हम लोग इधर करेंगे, ध्यान दीजिए प्लीज। ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। नाउ दिस इज R, so this has to be 90 minus R. Now look at this, if this much is 90 minus R, then this angle has to be R. मतलब angle DCA dash, this is equal to R. चलिए अब हम लोग आ जाएंगे ज्योमेट्री पे। इन ट्रायंगल A dash DC and triangle A dash BC, sorry A dash B dash C। प्लीज देखिए हमने कौन से दो ट्राइंगल्स कंसीडर किए हैं। हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ADC, ये वाला ट्राइंगल, A dash DC, ये वाला ट्राइंगल हो गया। एंड दूसरा हम लोग के पास में है A dash B dash C, ये वाला ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो, ये इधर 90 डिग्री से, ये इधर 90 डिग्री से, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ये आपका कॉमन साइड, तो 90 डिग्रीज हो गया।
हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया दोनों का, और एक साइड भी कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये साइड एंगल साइड। So here A dash B is equal to B dash C. So this is the same distance. ये देखिए यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं A dash C is equal to A dash C. This is your common side, and angle D is equal to angle B is equal to 90 degrees. Therefore, the two triangles are congruent. So therefore, triangle A dash DC congruent triangle A dash B dash C. And if the two triangles are congruent, तो उसके जो अंदर के एंगल्स है वो हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। So therefore, यहाँ पर देखिए B dash A dash C. तो B dash A dash C must be equal to DCA DCA dash. Why? Reason क्या लिखोगे आप? CPCT, corresponding parts of congruent triangles. So therefore, angle I is equal to angle R. ये देखिए ये आपका डेरिवेशन है, that you have to write down. बोलो भाई, ज्योमेट्री समझ में आ गया क्या? सर वो लास्ट में क्या लिखा है? एंगल DCA डैश और एरो बना के CPCT, corresponding parts of congruent triangles. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अंदर के एंगल्स, उसके साइड्स, वो सब भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना? यस सर। मुझे मालूम है 9th स्टैंडर्ड का थोड़ा पुराना हो गया, आप लोग शायद भूल गए होंगे। चलिए दो मिनट इसको देख लीजिए। ओके चलिए, तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पर अपने पास XY इंटरफेस है, ऊपर मीडियम 1, नीचे मीडियम 2, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम AB is the incident wave front. So AB is traveling, A dash has hit this surface XY, B dash still in air, अब B dash मूव होते जा रहा है, C तक पहुंचेगा, तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्पीड इनटू टाइम C1t, उतने ही टाइम में A dash कंटिन्यू करेगा मूव होने को, एंड A dash will reach this point D. अब ये D पॉइंट कैसे सिलेक्ट करने का ध्यान दीजिए, ये C से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन दिस रिफ्रैक्टेड लाइंस, तो ये आपने 90 डिग्रीज बना दिया। अब क्या करने का देखो, कंपास लेने का, इधर रखने का, और इसको इधर से ऐसा आपका एक सेमी सर्कल बना देना। एक्चुअली करना उल्टा होता है, पहले सेमी सर्कल बना के फिर ये टैंजेंट बनाना चाहिए, बट ऐसा अगर आप करने जाओगे तो वो कभी होता ही नहीं अच्छी तरीके से। सो द बेस्ट वे इज यू फर्स्ट ड्रॉ द टैंजेंट एंड देन अकॉर्डिंगली यू मेक द सेमी सर्कल, इट विल गेट एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया अपना CD, वो भी डॉटेड बनाने का, सो दैट यू हैव स्पेस टू राइट द एंगल्स। अब चलिए एक बार फिर से, अब हमको यहाँ पर जो प्रूव करना है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब स्नेल्स लॉ प्रूव करना है आपको यहाँ पे। तो स्नेल्स लॉ के लिए देखिए, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये वाला लाइन हो जाएगा 90 माइनस I, देखिए ये एंगल। अब देखो ये इधर देखो, क्योंकि ये 90 माइनस I है तो ये बचा हुआ एंगल दिस हैज टू बी I, तो अपने को एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किधर होता है? Can we say this is between the normal and
This is going to be 90 minus r. This is 90. Therefore, this angle will be r. Now, what about this distance a dash d? ये जो अपना distance है a dash d, it will be c2 into t. क्योंकि medium change हो चुका है, speed will change. So this distance AD, it will be c2 into t. अब यहाँ पर देखिए हम लोग निकालेंगे sin i. So what is sin i? Sin is opposite upon hypo. ये 90 था तो आपका hypo ये रहा, तो आपके पास आएगा c1t upon a dash c. Come to this नीचे वाला ट्राइंगल, यहां से आप निकालिए sin r. तो नीचे वाले ट्राइंगल में व्हाट विल बी sin r? दिस इज r. ऑपोजिट साइड a dash d. a dash d क्या है मेरे पास? c2t. ये 90 है तो हाइपो क्या हुआ? a dash c हाइपो हो गया. स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? sin i अपॉन sin r. तो sin i अपॉन sin r कीजिए. ये दोनों जब आप रेशियो लेंगे a dash c कट हो गया, t कट हो गया, you will have c1 upon c2. So this can be written as mu2 upon mu1 and that proves your Snell's law. तो ये आपका रिफ्रैक्शन वाला आंसर हो गया. रिफ्रैक्शन कंपैरेटिवली इजियर एज कंपेयर्ड टू रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये आपका ए बी आया इधर, बी डैश सी, सी से रिफ्लेक्शन, ए डैश से रिफ्लेक्शन, सॉरी रादर रिफ्रैक्शन. अब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन गया, एक ऊपर ट्राइंगल है मेरे पास, एक नीचे ट्राइंगल है. ये साइन आई जो आपने निकाला, दिस इज ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी. ये चीज जो आपने निकाला, दिस इज ट्राइंगल ए डैश बी सी. तो इधर से साइन आई, इधर से साइन आर, दोनों का रेशियो c1 अपॉन c2, ये आपको मिल गया. ये आ गया आपका स्नेल्स लॉ. तो अगर वो आपको स्नेल्स लॉ प्रूव करने के लिए बोलेगा, c1 अपॉन c2 आपके पास आ गया, तो इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा sin i अपॉन sin r is equal to c1 upon c2. This is mu2 upon mu1. Therefore, this is what? This is Snell's law. तो ये हमने Snell's law प्रूव कर दिया है और आपका आंसर है. अब इस क्वेश्चन में अब देखिए, इसी चीज में या इसी आंसर में वो आपको एक अलग चीज पूछता है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो आपको विड्थ पूछता है. विड्थ, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टू वेव फ्रंट्स? इंसिडेंट वेव फ्रंट का विड्थ और ये आपका रिफ्रैक्टेड वेवलेंथ का विड्थ. सो दे आस्क यू द रेशियो ऑफ द विड्थ of the incident wave front with respect to the refracted wave front, या उल्टा भी पूछ सकते हैं. मतलब वो आपको क्या पूछ रहा है समझिए. ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ. यहाँ पर जब वो आपको विड्थ पूछता है, आपको ऐसा लगता है ये तो कुछ चीज है ही नहीं, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है. हाँ नहीं पढ़ा है, क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स हमने नहीं बोले. बट विड्थ अगर आपको ये समझ में आता है, विड्थ मतलब ये हो गया ए डैश बी डैश की बात कर रहा है. आप निकालिए cos i. What will be cos i? Cos i will be a dash b dash upon a dash c. फिर वो आपको पूछता है cos r. Cos r निकालो, this is r. तो cos will be this line here. So it is cd upon a dash c. इसका रेशियो वो आपको बोल रहा है. तो अगर आपको I और R मालूम है, एंगल I एंगल R मालूम है, तो आप उसके विड्थ का रेशियो निकाल सकते हो. आप cos I अपॉन cos R निकाल सकते हो. जैसे आप अपॉन करेंगे a dash c कट हो जाएगा, आपको मिलेगा a dash b dash अपॉन cd and this will give you the ratio of the widths. तो ये इसके अंदर ये एक अलग क्वेश्चन है जो जनरली थ्योरी में हम लोग कवर नहीं करते, बट ये अपने को स्ट्राइक होना चाहिए.
So this is important. So students, we can stop here for the day. अपने दो